नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल क्रिटिकल एम्बुलेंस फॉर यू। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्रिटिकल है। आज का टॉपिक है बर्न इंजरी के पेशेंट हम लोग किस तरह से एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। बर्न इंजरी सब लोगों को पता है, बर्न मतलब जलना। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी होती है, इसमें डेथ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा डिसफिगरमेंट होता है, डिसफंक्शन होता है। डिसफिगरमेंट मतलब चेहरे पे वगैरह कहीं पे इंजरी हो जाती है तो उसके वजह से चेहरे का पूरा हुलिया बदल जाता है। इसके अलावा डिसफिगरमेंट हाथ में वगैरह कहीं इंजरी हो जाती है, वहाँ के टेंडन्स लिगामेंट अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके वजह से उस हाथ का काम होना बंद हो जाता है, जिसे हम डिसफंक्शन कहते हैं। बर्न इंजरी के बहुत ज़्यादा कॉजेस है, इसलिए उसको कॉजेस के अनुरूप भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे फायर की वजह से होने वाली बर्न इंजरी, बर्न की वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक बर्न इंजरी, केमिकल इंजरीज, रेडियोटॉक्सिक एजेंट की वजह से होने वाली इंजरीज, रेडिएशन डायरेक्टली शरीर पे होने के बाद होने वाली इंजरीज, ये सब उसके कॉजेस है। लेकिन रूटीनली हम हमारे डे टू डे लाइफ में दो ही तरह के इंजरीज कॉमनली देखते हैं। एक होता है आग से जलना और दूसरा होता है गर्म पानी शरीर पे गिरना या सब्जी गिरना। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है, चाय वगैरह पी रहे हैं और वो चाय शरीर पे गिर जाती है या कोई सब्जी शरीर पे गिर जाती है, तो उसे हम स्काल्स कहते हैं। बर्न्स एंड स्काल्स से सबसे ज़्यादा कॉमन अपने डे टू डे लाइफ में दिखने वाली इंजरीज होती है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए होती है क्योंकि इसको किस तरह से हम आगे मैनेज करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शरीर पे होने वाले इंजरीज में उसका ग्रेडेशन होता है या डिग्रीज या क्लासिफिकेशन हम जिसे कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट डिग्री इंजरी, सेकंड डिग्री इंजरी, थर्ड डिग्री इंजरी या फोर्थ डिग्री इंजरी। एक्चुअली फर्स्ट डिग्री में होता है ऐसा कि सुपरफिशियल मतलब ऊपर का जो चमड़ा है बस उसमें ही जलने की वजह से इंजरी हो जाती है। दूसरा रहता है सेकंड डिग्री, जिसमें पार्शियल थिकनेस मतलब ऊपर के चमड़ी के अलावा उसके नीचे के हाइपोडर्मिस को भी इंजरी हो जाती है। जो थर्ड ग्रेड रहता है उसमें पूरा फुल थिकनेस ऑफ स्किन जो है बर्न हो जाती है, उसके साथ मसल ओपन हो जाते हैं और सबसे ग्रेव इंजरी जो होती है उसमें हमारे बोन्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। जितनी सुपरफिशियल इंजरी उतना ज़्यादा पेन हम लोगों को होता है क्योंकि उतने ज़्यादा नर्व एंडिंग्स ओपन होते हैं। जितनी ज़्यादा डीप इंजरी उतना पेन कम होता है और उतना क्रिटिकल वो इंजरीज होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कॉजेस, हमने देखा उसके टाइप्स, लेकिन इसे मैनेज कैसे करते हैं। बहुत बार घर में छोटा सा जल जाता है या गर्म पानी शरीर पे गिर जाता है, उसके वजह से जो इंजरीज होती है तो कुछ ब्लेड्स आ जाते हैं, हम लोग उसे फोड़ते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं, सरासर गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके ऊपर आइस लगाना है, वो भी सबसे गलत बात है। उसके ऊपर आइस वगैरह नहीं लगाना है, हाँ, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें होती है जिसे 6C हम लोग कहते हैं। कुछ जगह पे गलत धारणा भी है, कुछ जगह पे टूथपेस्ट होता है, वो टूथपेस्ट बर्न इंजरी पे लगाते हैं, कहीं पे स्याही लगाते हैं, कहीं पे हमारा जो भिगोया हुआ आटा रहता है वो आटा उसके ऊपर लेप करके लगा देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी सरासर गलत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या चाहिए, मैंने आपको कहा कि 6C याद रखना है। 6C मतलब सबसे पहला आता है क्लोथिंग। हमारे जो कपड़े रहते हैं, किसी बर्न इंजरी के पेशेंट के ऊपर जो कपड़े हैं वो उसके शरीर को चिपक सकते हैं, जिसकी वजह से इंजरी और ज़्यादा बढ़ सकती है और चमड़े को चिपक जाना बहुत गलत बात होता है। इसीलिए सबसे पहले उसके क्लोथिंग्स हमको लोगों को निकालने हैं, उसे बर्न की जगह से बाहर लेना है। कोई केमिकल अगर शरीर पे गिर गया है तो कपड़े निकाल के फेंकना है। दूसरी चीज़ रहती है कूलिंग। कूलिंग में हल्के से ठंडे पानी से रोगी को हम लोगों को या जो जख्म है उसको हमको भिगो के ठंडा करना है ताकि उसमें कोई पेन ना हो। तीसरी चीज़ होती है क्लीनिंग। मैंने आपको कहा कि सबसे पहला अगर जलने की वजह से कपड़े चिपक जाते हैं तो क्लीन करते हुए आराम से पानी के साथ वो कपड़े जहाँ पे चिपके हुए हैं या कुछ डर्ट आ गई है या जख्म के ऊपर कुछ स्कार फॉर्मेशन हो रहा है या उसके ऊपर स्चार फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सब क्लीनिंग हम लोगों को करना है। एक्चुअली ये क्लीनिंग जो होती है हॉस्पिटल में ही करनी चाहिए, जहाँ पे पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेते हैं कि रोगी को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। पहला C क्लोथिंग, दूसरा कूलिंग, तीसरा क्लीनिंग। उसके बाद आता है कीमोप्रोफाइलैक्सिस। कीमोप्रोफाइलैक्सिस मतलब बर्न की वजह से बहुत बार शरीर में टिटानस जैसे बीमारी का बहुत आसानी से फैलाव हो सकता है, तो इसलिए हमें एंटी टिटानस इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। कवरिंग, हमें साफ सुथरे कपड़े से उस जख्म को अच्छे से कवर करना है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद आता है कंफर्टिंग। कंफर्टिंग मतलब रोगी को
कंफर्ट देना। बहुत बार बहुत थोड़ा सा जला हुआ रहता है, लेकिन हम लोगों के अंदर डर बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे वक्त उस व्यक्ति को कंफर्टेबल करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा अगर जला हुआ होता है तो उसे अस्पताल में कंफर्टिंग मतलब पेन किलर्स इंजेक्शन देते हैं, ताकि रोगी को ज़्यादा पेन ना हो। तो दोस्तों 6 ही हम लोगों ने देखे, लेकिन बर्न इंजरी का जो क्रिटिकलिटी रहता है वो सब डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया पे। कितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंजर्ड हुआ हो या बर्न हुआ हो, उसके ऊपर उसकी क्रिटिकलिटी डिफाइन की जाती है। तो ये सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए रूल ऑफ 9 होता है। मतलब एक हाथ का पूरा सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे 9 कहते हैं, छाती का 9 और पेट का 9 इसे मिला के 18% एरिया कहते हैं। इस तरह से बॉडी को हम लोग रूल ऑफ 9 के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो रूल ऑफ 9 के हिसाब से जितना ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व, जितना ज़्यादा परसेंटेज इन्वॉल्व, उतना ज़्यादा क्रिटिकलिटी। इसके अलावा जितना डीप इंजुरी उतना ज़्यादा क्रिटिकलिटी। तो 2 चीज़ें हम लोगों को याद रखना है, सरफेस एरिया और दूसरी चीज़ रहती है डीप इंजुरी। अभी हम लोगों ने अस्पताल में कब जाना चाहिए, बहुत बार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम और दिक्कत होती है कि कितना परसेंट बर्न होने के बाद हम लोगों ने अस्पताल जाना चाहिए। आइडियली 9% से 10% से ज़्यादा अगर बच्चों में या अडल्ट में 15% से ज़्यादा बर्न हो तो उन्होंने अस्पताल में जाना चाहिए। घर पे कोई इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9% से ज़्यादा अगर बर्न एरिया इन्वॉल्व होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों की रिस्क रहती है। सबसे बड़ी, वहाँ से जो वाटर लॉस होने वाला है या प्लाज्मा लॉस होने वाला है, उसकी वजह से हाइपोवोलेमिया में रोगी जाता है। इसके अलावा अगर जख्म की प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना हो तो वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि हमें 10% से ज़्यादा अगर बर्न हो तो सबसे पहले अस्पताल जाना है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करना है। हाँ, घर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो घर पे हम लोगों ने कपड़े है, क्लोथिंग्स है, जहाँ पे जल रहा है वो कपड़े निकाल देना है, उस एरिया को थोड़ा सा ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद उसे कवर करना है और अस्पताल जाना है, याद से। तो इसके आगे शुरू होता है एम्बुलेंस का रोल। एम्बुलेंस कहाँ पे यूज होती है, बहुत बार इमरजेंसी में जिस स्पॉट पे बर्न इंजरी हुई है वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच जाती है। एम्बुलेंस पहुँचने के बाद रोगी को एम्बुलेंस में लेती है, लेकिन मैंने आपको कहा 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक होता है हाइपोवोलेमिया और दूसरा होता है इन्फेक्शन। तो इस वक्त, इस दौरान शरीर में से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने की वजह से पहले 24 घंटे कोई भी बर्न इंजरी के बाद शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसे फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो बर्न इंजरी होती है, अगर 30% से भी ज़्यादा बर्न इंजरी है, वहाँ पे 70% से ज़्यादा रोगी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सांस की नली की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम लोग एडिमा कहते हैं। उसकी वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो रोगी को वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार रोगी के रिश्तेदारों में ये कन्फ्यूजन होता है, हमारा रोगी बात कर रहा है, बर्न इंजरी 30% से कम है या इक्विवेलेंट है, फिर उसे वेंटिलेटर क्यों लगा रहा है। तो बहुत बार क्या होता है, बर्न इंजरी की वजह से पूरे शरीर में के इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन लॉस होते हैं, उसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में एडिमा डेवलप होता है, और एडिमा डेवलप होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये दिक्कत कम करने के लिए उसे वेंटिलेटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों 30% से ज़्यादा इंजरी में बहुत बार वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग रोगी को देखते हैं, अगर वो अस्पताल में भर्ती है तो उसके पूरे डिटेल्स रिपोर्ट देखते हैं, इंजरी कब हुई थी, कितना परसेंट एरिया है, कितना डीप इंजरी है, उसे अगले अस्पताल में सर्जरी के लिए शिफ्ट करना है या अगले अस्पताल बर्न यूनिट है। बहुत बार देहात में या पेरीफेरी में, जहाँ पे छोटे अस्पतालों में बर्न इंजरी फर्स्ट ही एडमिट हो जाती है, वहाँ से फिर उन्हें बर्न इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करना होता है, जहाँ पे उनकी अगली ट्रीटमेंट होने वाली होती है। तो दोस्तों हम लोग वो पेशेंट को देखते हैं, उनका बर्न सरफेस एरिया कितना है, डिग्री कितनी है, इसके अलावा उनके रिपोर्ट्स कितने हैं। बर्न इंजरी में सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होता है तो रोगी को हाइपोवोलेमिया हो सकता है, मतलब शरीर का पानी कम हो सकता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ब्लड प्रेशर कितना है, साथ में ही शरीर में से जो वाटर लॉस हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल कैसे है। बहुत बार बर्न इंजरी में ऊपर से पानी पिलाना है या नहीं पिलाना है, ये एक दिक्कत होती है। तो दोस्तों याद रखना है, बर्न इंजरी में शरीर में से जो वाटर लॉस होता है उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं, और हम लोग जो ऊपर से पानी पीते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते नहीं है, इसीलिए बहुत बार शरीर में वाटर लॉगिंग हो सकता है। इसीलिए पानी अगर देते हैं तो साथ में थोड़ा सा नमक उसमें डाल के देना है, ताकि उसे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सके।
तो ये चीज़ याद रखना है, पानी दे नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं है, पानी दे सकते हैं लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट होना ज़रूरी है। आगे जाते हैं, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से बहुत बार कार्डियक अरिथमियाज होते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में रीनल के इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम और सोडियम ये कम ज़्यादा होने की वजह से, सबसे ज़्यादा अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, दोनों की वजह से कार्डियक डिप्रेशन या कार्डियक अरिथमियाज हो सकती है और रोगी का हार्ट बंद हो सकता है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसीलिए उसके इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में उसका ईसीजी निकालना होता है कि हार्ट पे उसका कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत बार इलेक्ट्रिक इंजुरीज होती है, इलेक्ट्रिक बर्न होता है, उसमें डायरेक्टली कार्डियक अरिथमिया स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद रिश्तेदारों से काउंसलिंग करते हैं कि ट्रांसपोर्ट में 2 या 3 ही कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको कहा, रोगी वेंटिलेटर पे है नहीं, लेकिन उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर एडिमा स्टार्ट हुआ है तो हम लोग रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट करते हैं कि रोगी को यहीं इंट्यूबेशन करते हैं, मतलब सांस की नली लगा के लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ते में उसे अगर सांस की दिक्कत होती है तो रास्ते में उसको वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा ही। इसीलिए वो एक रिक्वेस्ट रहती है। बहुत बार रिश्तेदार मानते हैं, कुछ रिश्तेदार रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, तो हम लोग दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो दोस्तों, पहला कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने देखा, सांस की नली लगाने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा होता है हाइपोवोलेमिया, वाटर इम्बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये पहले 24 घंटे या 48 घंटे में रोगी अगर हम लोगों को मिलता है तो हम ये कॉम्प्लिकेशन रिश्तेदारों को बताते हैं कि इनका वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्फेक्शन। अभी रोगी एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग मोबिलाइज करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया अगर ओपन रहता है, हालांकि अस्पताल में वहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह हुई है, कवर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम लोग जब एम्बुलेंस में रोगी लेने से पहले एम्बुलेंस को पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं, रोगी को अच्छे से कवर करते हैं, ड्रेसिंग से कवर करते हैं और उसके बाद क्लॉथ से भी कवर करते हैं। जैसे एक साफ सुथरा नया बेडशीट लेते हैं, उससे कवर करते हैं ताकि रोगी को इन्फेक्शन ना हो। बहुत बार बर्न इंजुरीज में डेथ होने के 2 ही सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक होता है सांस की नली वेंटिलेटर और दूसरा होता है इन्फेक्शन। अगर बर्न इंजुरी में थोड़ा भी या छोटा भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसे लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब उसमें से जान जाने के चांसेस रहते हैं। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद रोगी का इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका वाटर बैलेंस, उसका यूरिन आउटपुट कितना है, उसका शुगर लेवल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ये सब पैरामीटर देखने के बाद रोगी को हम एम्बुलेंस में लेते हैं। एम्बुलेंस में लेने के बाद अगले यूनिट में इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो लोग प्रिपेयर रहे। बहुत बार रोगी को एक सलाइन की इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं जा सकता, उसके लिए हम 2 कैनुला लेते हैं या बड़ी सेंट्रल लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, वो सेंट्रल लाइन डालने के लिए अस्पताल में बोल देते हैं। अगर वो होती नहीं है तो जिस अस्पताल में पहुंचने वाले होते हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि रोगी सिर्फ कैनुलास पर है, उसे सेंट्रल लाइन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उसका फ्लूइड लॉस होने की वजह से किडनी इंजुरी हो जाती है, उसे डायलिसिस की ज़रूरत है, ये भी उन लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन ये किडनी इंजुरीज वगैरह जो चीज़ें हैं ये डे 10 के बाद आती है। अभी रोगी कितने दिन तक अस्पताल में रहेगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, याद रखना है, जितने % बॉडी सरफेस इन्वॉल्व हुआ होता है उतने दिन रोगी को अस्पताल में लग सकते हैं। ये एक जनरल कैलकुलेशन है। जैसे अगर किसी को 25% तक बर्न हुआ है, मतलब 25% तक इंजुरी हुई है, सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो उसे 25 दिन तक रहना पड़ सकता है। किसी का 60% है तो उसे 60 दिन तक रहना पड़ सकता है। अगले अस्पताल में फिर उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए लेने वाले हो, जिसे हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, या फिर स्टेरोटॉमी के लिए लेने वाले हो, ये सब चीज़ें रिश्तेदारों को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बहुत बार होता ऐसा है कि अगले अस्पताल में खर्चा कितना आएगा ये रोगी को पता नहीं होता। अगर रोगी को 30% तक बर्न इंजरी हुई है, सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, उसे 30 दिन अगर अस्पताल में ज़रूरत लगेगी तो उसे उस हिसाब से उसका आर्थिक नियोजन करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ भी हम लोग रिश्तेदारों को बताते हैं। ये होने के बाद हम रोगी को अस्पताल में पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखना है, एक्सीडेंटल बर्न बहुत कम होते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटली होते हैं। जैसे कोई कंपनी में केमिकल गिर गया हो, हलवाई हो, फायर पे काम कर रहा हो या किचन में काम कर रहा हो, उसे बर्न इंजरी हो जाती है, ये एक्सीडेंटल इंजरीज है। लेकिन जो सुसाइडल अटेम्प्ट करने के लिए इंजुरीज करते हैं, खुद को जलाते हैं, दोस्तों ये सबसे बुरी चीज़ है।
क्योंकि बर्न हम लोगों को 5% हो या 50% हो, उसकी सिवियरिटी सेम होती है, उसके कॉम्प्लिकेशन सेम होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ उसकी वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन वो डेथ बहुत ज़्यादा पेन देके जाती है, उनको ही नहीं लेकिन पूरे फैमिली को और डॉक्टर्स लोगों को। तो दोस्तों याद रखना है, ये ऐसा गलत कदम बिल्कुल नहीं उठाना है और बर्न से बिल्कुल दूर रहना है। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैसा लगा याद से कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।